Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. In this video, I'm going to talk about Ralph Waldo Emerson, one of the major American essayists, one of the major American poet and a very popular philosopher. अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही पॉपुलर फिलोसफर थे क्योंकि उस समय अमेरिका इमर्ज हुआ था एज अ न्यू नेशन 1776 में अमेरिका की आजादी हो गई थी और इमर्सन जो है वो 1803 में पैदा हुए थे 1803 में पैदा हुए थे। अब जब इमर्सन पैदा हुए तो उन्होंने एक नेशन को बिल्ड होते देखा था, उन्होंने एक नई कंट्री की निर्माण होते देखी थी। और इमर्सन जो थे इनिशियली ही वाज अ यूनिटेरियन मिनिस्टर, लेकिन बाद में बॉस्टन के थे वो, बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जैसे ऑब्वियस बात है वो ब्रिटिश, खासकर जब हम इंग्लिश या जर्मन रोमांटिक्स की बात करते हैं तो वहां से उनका इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। न्यू प्लेटोनिज्म में उनका इंस्पिरेशन मुझे देखने को मिलता है। कांशियन फिलॉसफी में उनका इंस्पिरेशन उनके अंदर मतलब देखने को मिलता है। हिंदुइज्म का इंस्पिरेशन उनके अंदर देखने को मिलता है क्योंकि उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा था, उन्होंने उपनिषद को पढ़ा था, है ना, उन्होंने वेदास को पढ़ा था। तो इनका जो इंस्पिरेशन है वो हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर, है ना, इनके वर्क के अंदर। अब देखो इनका एक थॉट जो है नेचर के प्रति वो क्लियर था कि नेचर जो है वो सबका गुरु है ना, जो कि हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। अब देखो, बिफोर आई कम टू द लेक्चर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच कंटेंट फॉर यू एंड along with that you can also join my telegram channel जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं। और यूजीसी नेट की भी तैयारी अगर आप करते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। अब देखो इमर्सन जो था वो बहुत ही डिफरेंट फिलोसफर था और इमर्सन ने बहुतों से इंस्पिरेशन भी लिया और बहुतों को इंस्पायर भी किया। जैसे मैंने बोला जर्मनी से इंस्पायर, जर्मन रोमांटिक से इंस्पायर थे, जैसे सिलिंग से इंस्पायर थे, है ना। इमर्सन ने जो थे उन्होंने डेवलप किया एक मेटाफिजिक्स ऑफ प्रोसेस। अब देखो ये मेटाफिजिक्स ऑफ प्रोसेस क्या है। मेटाफिजिक्स का मतलब है बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, जिसको ट्रांसेंडेंट थॉट कहते हैं। जो हमारी थिंकिंग है वो एलिवेट करती है, ट्रांसेंड करती है ना, चीजों को समझने में। जैसे नेचर और ह्यूमन का जो कनेक्शन है, इट इज ऑलवेज अ ट्रांसडेंटल कनेक्शन। यू कैन नॉट सिंपली अंडरस्टैंड बाय रिमेंबरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, या नेचर को आप रट के आप चीजों को नहीं समझ सकते। समाज में जो भी चीजें हो रही है उसको आपको समझना होता है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोल, बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड द नेचर, है ना। फिर उनका जो इन्फ्लुएंस है आपको देखने को मिलेगा आने वाले जनरेशन राइटर्स को, जैसे डेविड हेनरी थोरो। थोरो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। इमर्सन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी मुझे कहीं ना कहीं थोरो लगते हैं। थोरो जो था ना, उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे टैक्स पे नहीं करना है। वो कहा कि मुझे सरकार की कोई जरूरत नहीं है, मुझे गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और वो घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद उसने एक बहुत ही फेमस वर्ड लिखा है, वॉल्डो, वेरी फेमस वर्क, जहां पे वो जंगलों में जाके अपना घर बना के रहना शुरू कर देते हैं और कहता है कि ना मैं तुम्हारा ब्रेड खा रहा हूं, ना मैं तुम्हारा राशन यूज कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हारा पानी पी रहा हूँ, है ना, ना ही मैं तुम्हारी बात क्यों मानू। गवर्नमेंट को कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानू, है ना। वाई शुड यू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल जब नेचर मेरे पास है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स से नहीं भाग रहे थे, टैक्सेशन से नहीं भाग रहे थे, बल्कि वो एक नई फिलॉसफी दे रहे थे, वो एक नया जीने का अंदाज दे रहे थे, जीने का नजरिया बता रहे थे कि जो ह्यूमन का जो कनेक्शन है नेचर के साथ, है ना, वो किस तरह से ट्रांसेंड करता है, उसकी बात कर रहा था वो। फिर देखोगे इन्होंने बहुत सारे जर्मन थिंकर्स को भी इंस्पायर किया था, स्पेशली फ्रेडरिक नीचा। अगर नीचे पढ़ोगे, नीचे तो मेरे फेवरेट फिलोसफर हैं। अब मैं सोचा था एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने का नीचे के ऊपर, इसलिए मैंने इमर्सन को स्टार्ट किया, क्योंकि नीचा का जो इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं हमें इमर्सन के अंदर भी दिखता है, कहीं ना कहीं हमें आर्थर शोपेनहावर के अंदर भी दिखता है। प्लेटो को तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, तो इन सारे थिंकर्स के अंदर आपको दिखेगा। खैर मैं उनकी वीडियोस में बाद में बनाऊंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें कंप्लीट लेक्चर होगा 2 ढाई 3 घंटे का, जिसमें मैं नीचे के बारे में बातें करूंगा, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो। फिर इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज होंगे, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, यू कैन सिंपली आस्क मी, है ना, नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो नीचे को उन्होंने इंस्पायर किया, जैसे नीचे की जो थिंकिंग है, जैसे पावर के बारे में, फेट के बारे में, जहां पे नीचे कहता है अमोर फाटी, मतलब लव दाई फेट, अपने फेट से प्यार करो, नीचे जिसकी बात करता है ना।
पावर की बात करता है, विल टू पावर की बात करता है। वैसे विल का जो कॉन्सेप्ट है वो शोपेनहावर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इमर्शन से भी इनका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं था। और जो हिस्ट्री है, पोइट्री है और क्रिटिक ऑन क्रिश्चियनिटी है, नीचे का कॉन्सेप्ट है ना, जो किस तरह से क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे डेथ ऑफ गॉड की बात करते हैं, है ना, ये सब आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपको यहीं से मिलता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज टू फेमस एसेज। पहला जो था द अमेरिकन स्कॉलर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में द अमेरिकन स्कॉलर है, द नेचर है, एजुकेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आज के इस वीडियो के बाद आपको इमर्शन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। वैसे दिस इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, ये मे बी आधे घंटे का लेक्चर होगा जिसमें मैं 2 ऐसे के बारे में बताऊंगा, और कहीं ना कहीं नेचर से जो कनेक्शन है इमर्शन का, खासकर ये जो अमेरिकन ट्रांसडेंटलिस्ट का जो कनेक्शन है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। देखो, इमर्सन जो थे ना, ही वॉज ए ट्रांसडेंटलिस्ट राइटर। अब ट्रांसडेंटलिज्म किसको कहते हैं? ट्रांसडेंटलिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मोमेंट, और खासकर ये ओरिजिनेट हुआ था न्यू इंग्लैंड, एक बॉस्टन एक जगह था जिसको न्यू इंग्लैंड कहते हैं, जहां से क्योंकि देखो 1776 में अमेरिका आजाद हो गया था। तो जब अमेरिका आजाद हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग इंग्लैंड से बसे थे, और ये सब फर्स्ट जनरेशन के लोग थे। जैसे इमर्शन 1803 में पैदा हुए, और इन्होंने अमेरिका को ग्रो होते हुए देखा था, इन्होंने एक नेशन को बिल्ड होते देखा था। तो ये जो मोमेंट था, ये बॉस्टन के अराउंड, जहां पे हमारे इमर्शन पैदा हुए थे, जहां पे हमारे डेविड हेनरी थोरो पैदा हुए थे, है ना। तो एक कह सकते हैं कि 1820s और 1830s का जो दौर था अमेरिका के अंदर, वो था ट्रांसडेंटलिज्म का दौर, जिसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन रोमांटिक्स, है ना, कहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो थॉट था, इनका जो सोल था, वो नेचर में समाता था। जो एक ट्रांसडेंटलिस्ट राइटर होते हैं उसके अंदर डीप एप्रिसिएशन होता है नेचर के लिए। अब हम लोग इसका जो सबसे फेमस ऐसे है द अमेरिकन स्कॉलर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो एजुकेशन पे 3 तरीके की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देयर आर 3 forms through which we can understand, through which we can educate ourselves। तो पहला कहता है वो नेचर, दूसरा कहता है वो बुक्स, और तीसरा कहता है वो एक्शंस। और नेचर को उसने फर्स्ट टीचर माना है। इमर्शन के लिए, इमर्शन के अनुसार नेचर जो था, नेचर इज द फर्स्ट इन टाइम एंड द फर्स्ट इन इंपॉर्टेंस। सो व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंस, है ना, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे? नेचर को दे, बुक्स को दे, एक्शन को दे, लाइफ को दे। तो उनके अनुसार जो नेचर है वो सबसे पहले आया, इसलिए उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द ह्यूमन माइंड। चाहे वो लैंग्वेज हो, लैंग्वेज से पहले, किसी सिस्टम से पहले, किसी इंस्टीट्यूशन से पहले, है ना। इसलिए कहते हैं कि नेचर एजुकेट्स बाय इट्स स्ट्रक्चर, रिदम एंड सिंबॉलिज्म। जो नेचर है वो अपने स्ट्रक्चर से लोगों को पढ़ाता है ना। उसके अपने रिदम होते हैं, उसके अपने सिंबॉलिज्म होते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज ट्रांसेंड योरसेल्फ, ट्रांसेंड योर सोल, ट्रांसेंड योर माइंड विद इन द नेचर। जब आप अपने आप को नेचर में समय दोगे तो देखोगे बहुत सारे फिलोसफर, जैसे नीचे भी पहाड़ों पे चले जाते हैं, और जब पहाड़ों पे से डिसेंड करते हैं तब जाके हमें कहीं ना कहीं नीचे की फिलॉसफी दिखती है, विच मीन्स नेचर का जो इंस्पिरेशन था वो भी माउंटेन्स थे, वो भी नेचर था, है ना। उसी तरीके से आप इमर्शन की फिलॉसफी देखो, इमर्शन वॉक पे जाते हैं नेचर में, वहां से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, एक तरह से इफिफनी आता है। उसी तरीके से जब आप डेविड हेनरी थोरो को पढ़ोगे, तो जब डेविड हेनरी थोरो वॉल्डन पॉन्ड के किनारे रहना शुरू कर देते हैं, तो वहां से उनके इंस्पिरेशन आते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर जो है वो एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल था सारे के सारे ट्रांसडेंटल थिंकर के लिए और रोमांटिक्स के लिए भी। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि दे वर आल्सो नोन एज अमेरिकन रोमांटिक्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि नेचर किस तरह से किसी को एजुकेट करता है। आप सोचोगे नेचर का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, नेचर का क्या रिदम हो सकता है, नेचर का क्या सिंबल हो सकता है। हाउ कैन नेचर टीचेज अस विदाउट टीचर। तो देखो नेचर जो है, जैसे सपोज मान के चलो एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, जो कि अपने आसपास के सीजन को चेंज होते देखता है ना, सीजन के इम्परमानेंस को देखता है, सीजन के साइकिल को देखता है ना, सीजन के इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ को देखता है, क्योंकि ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, he doesn't know anything, but all he could see is the changing season। कभी समर है, कभी विंटर है ना, कभी स्प्रिंग है, कभी ऑटम है। सो वो हर उस चीज को देखता है और कहीं ना कहीं वहां से वो नॉलेज लेता है। अब देखो इनका जो थिंकिंग है ना कहीं यूनिटी ऑफ आत्मा और यूनिटी ऑफ ब्रह्मन से है। अब ये हमारे
बुक के अंदर हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी, देखो इनका जो ट्रांसेंडेंटलिज्म है, ये जो ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं हमें ईस्टर्न फिलॉसफी, स्पेशली जब इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं उसमें देखने को मिलता है। जैसे आत्मा और ब्रह्मन, ये हिंदुइज्म का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें आपको वेदास में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आत्मा जो है वो इनर सेल्फ है, जिसको हमने सोल बोला। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी जो आत्मा है, देखो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इंडियन फिलॉसफी को और इमर्शन के थॉट को, इमर्शन के थॉट और नेचर को। तो जैसे आत्मा है, आत्मा एक तरह से सेल्फ है, इनर सेल्फ है, जो कि इटर्नल है, अनचेंजिंग है। यू कैन नॉट चेंज द सोल। सोल इज समथिंग विच इज परमानेंस। जैसे प्लेटो की फिलॉसफी में, प्लेटो जिसकी बात करता है, एक ट्रू सेल्फ की बात करता है, एक न्यूमना की बात करता है, जो आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट, और वो अपने आप में ट्रू है, एक ट्रू एसेंस है। तो उसी तरीके जो सोल है हमारा, जो आत्मा है हमारा, वो क्या है, वो इटर्नल है, अनचेंजिंग है और डिस्टिंक्ट फ्रॉम, कह सकते हैं कि बॉडी एंड माइंड, हमारे बॉडी और माइंड से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। और ऑन द अदर हैंड ब्रह्मन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट रियलिटी को। जैसे ब्रह्मांड, ब्रह्म ब्रह्म कह सकते हैं कि ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड मतलब ये पूरी की पूरी सृष्टि, और ये जो सृष्टि है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है ना, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, एक यूनिवर्सल कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस है ना, और एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एंड विद इन एवरीथिंग, हर जगह है और हर चीज में। कहते हैं ना गॉड जो है, जब हम ट्रांसेंडेंट गॉड की बात करते हैं, है ना, जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं, तो विच मीन्स कि ब्राह्मण जो है, जो गॉड जो है, जिसको गॉड हमने नाम दे दिया, वो क्या है, इट इज एवरीवेयर, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड इन एवरीवेयर, इन एंड इन एवरीथिंग, हर चीज। जैसे कहते हैं ना, इस ग्लास में भी भगवान बसते हैं, है ना, इस ग्लास में भी भगवान बसते हैं, इस हार्ट में भी भगवान बसते हैं, हर इंसान के दिल में भगवान बसते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भगवान, आप भगवान को भगवान मत समझना, यहाँ पे आपको ट्रांसेंडेंट सेल्फ समझना, आप वो अल्टीमेट गॉड समझना, या फिर वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी समझना, है ना। तो ये आत्मा और ब्राह्मण, ये दोनों को वेदांता के अंदर एक ही समझा गया है। इस दोनों को कंसीडर किया गया, दे बोथ फुलफिल ईच अदर, है ना, दे बोथ आर द सेम। जो हमारी आत्मा है वही परमात्मा है, मतलब एक सेंस में, ठीक है। अब देखो ये भी एक बात करता है यूनिफाइड सेल्फ की, ये भी बात करता है उस अल्टीमेट रियलिटी की। उसी तरीके से जो नेचर है अकॉर्डिंग टू इमर्सन, वो अल्टीमेट रियलिटी है ना। और उस रियलिटी को हम तभी समझ सकते हैं जब हम नेचर में वॉक करेंगे। इसलिए उनका एक बहुत फेमस वर्क है अ वॉक इन नेचर। फिर वो कहता है बुक, दूसरा जो है वो है किताब, किताबों में कहता है। तो बुक जो है वो इंस्पिरेशन का स्रोत है, ना कि इमिटेशन का स्रोत है। अकॉर्डिंग टू हिम कहता है बुक्स आर नॉट फॉर द इमिटेशन बट फॉर द इंस्पिरेशन। तो कहते हैं कि बुक जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, पास्ट की जो इन्फ्लुएंसेस है, पास्ट में जो भी चीजें लोगों को इन्फ्लुएंस की थी, है ना, उसका क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और कहता है कि दे आर इंपॉर्टेंट बट ओनली व्हेन रीड क्रिएटिवली। सो अगर आप बुक को बस पढ़ने के लिए पढ़ोगे, पैसिवली पढ़ोगे, तो बुक विल नेवर गिव यू एनी आंसर्स, जब तक आप क्रिएटिवली बुक को नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बुक का पढ़ने का एक ही तरीका है। देखो अकॉर्डिंग टू इमर्सन बुक्स आर इंपॉर्टेंट, तभी इंपॉर्टेंट है बुक जब आप उसको क्रिएटिवली रीड करोगे। और आज मैं आपको क्रिएटिवली रीड करना सिखाता हूं, है ना, जिस तरह से इमर्सन चाहते थे। तो सपोज मानो दिस इज अ बुक, वैसे सारे के सारे बुक्स मेरे कबर्ड में रखे हैं या फिर टेबल पे रखा है। तो सपोज कुछ कुछ देर के लिए इसको आप बुक समझ लो। तो जब आपने बुक को पढ़ना शुरू किया, तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड अ बुक। बुक को किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप बुक से कितना नॉलेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और कितना नॉलेज आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज दिस इज अ बुक और इस बुक का एक चैप्टर है, और इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, अपने पेन का यूज करो, पेंसिल का यूज करो और क्वेश्चन पूछो। तो बुक को सिर्फ एज अ पैसिव रीडर की तरह मत पढ़ो। डू नॉट रीड अ बुक एज अ पैसिव रीडर, बट रीड बुक फॉर एज अ क्रिएटिव वन। आप ऐसे पढ़ो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो राइटर से, है ना, जैसे आपका एक तरह से लड़ाई हो चुका है राइटर के साथ, आप राइटर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ऐसे पढ़ो जैसे कि आप राइटर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। यू आर नॉट सिंपली रीडिंग व्हाट राइटर इज ट्राइंग टू से अस, बट यू आर ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द राइटर। जब आप वो उस तरह से लिखना इसलिए देखो कि जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं कभी दिखाऊंगा, जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो वहां पे बहुत सारी चीजें लिखता हूँ और क्वेश्चन मार्क देके कि राइटर किस एस्पेक्ट से लिख रहा होगा। मैं
बातें करता हूं, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, वहां पे ऑब्वियस बात है, दिस इज अ मेटाफिजिकल कनेक्शन, एक तरह से ट्रांसेंड हो रहा है, मतलब उसकी जो थिंकिंग होगी मैं सोचने पे मजबूर कर देता हूं अपने आप को कि भाई वो किस थिंकिंग से वो लिख रहा होगा। आर्ग्यूमेंट करता हूं मैं, तो आप राइटर से आर्ग्यूमेंट करना सीखो, दैट इज द ओनली वे यू कैन रीड अ बुक, दैट इज द ओनली वे यू कैन क्रिएटिवली रीड अ बुक। रीड तो कोई भी कर सकता है, रीड करना क्या है, पैसिवली रीड करना किसी को भी दे दो, एक छोटे से बच्चे को भी दे दो, वो भी पैसिवली बुक को रीड कर देगा, है ना, वो सिर्फ वर्ड्स को पढ़ रहा है। रीडिंग बुक का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड्स को पढ़ रहे हो, बल्कि क्रिएटिवली पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो, है ना। देयर शुड बी अ डायलॉग बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। ये जो बोलते हैं ना, डेथ ऑफ द ऑथर और व्हाट इज एन ऑथर, है ना, मिशेल फूको को पढ़ोगे या फिर आई थिंक डेथ ऑफ द ऑथर लिखा है डेरिडा ने, मैं भूल रहा हूँ अभी उनका नाम, है ना, माफ कीजिएगा मैं भूल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं डाल दूंगा किसने लिखा है। तो जिस तरह से वो कहते हैं कि ऑथर का डेथ हो चुका है, आई डोंट बिलीव इन सच कॉन्सेप्ट। मैं इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास करता हूं कि एक रीडर जो है वो राइटर के साथ हमेशा कनेक्शन में होता है। देयर इज ओनली वन वे अ रीडर कैन बी अ रीडर, जब वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में होगा राइटर के साथ। जब आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में होगे राइटर के साथ, तभी एक आप प्रॉपर बुक रीड कर रहे होते हो, तभी आप एक प्रॉपर या फिर क्रिएटिवली बुक को रीड करते हो। जैसे एग्जाम्पल, प्लेटो को अगर पढ़ रहे हो आप, कांट को अगर पढ़ रहे हो आप, सिर्फ कांट की थ्योरी या प्लेटो की थ्योरी मेमोराइज करना ही बुक पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके डायलॉग को, whether that dialogue suits your presence mind, whether that dialogue teaches you something or not, है ना। जब तक आप बुक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अब फिर आते हैं हम लोग एक्शन, जो तीसरा पार्ट है इसका, थ्रू विच वी कैन गेन नॉलेज, थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। तो कहते हैं कि एक्शन विच इज अ फाइनल क्रूशियल ऑफ नॉलेज, नॉलेज सिस्टम का सबसे फाइनल जो क्रूशियल है, सबसे फाइनल जो चीज है वो एक्शन है, आपके एक्शन में दिखनी चाहिए, है ना। तो कहता है एक्शन कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आपके एक्शन में आपकी एजुकेशन दिखनी चाहिए, आपके एक्शन में आपका एजुकेशन समझ आनी चाहिए। सो विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन थॉट रिमेन्स एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी थॉट है, बिना यूज किए वो वेस्ट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से जब आप डिग्री लेते हो, जब आपके पास डिग्री होता है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, है ना, तो वो डिग्री कोई यूज का नहीं है जब तक आप उस डिग्री को अप्लाई नहीं करो। इसलिए मैं हमेशा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत गुस्से में रहता हूँ, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको जबरन एक स्टैंडर्डाइज कह सकते हैं कि लोकस के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश करता है ना। स्कूल में हर किसी को एक ही सिलेबस पढ़ना है, हर किसी को एक ही चीज पढ़ना है और मार्क्स लाने हैं और उसके बेसिस पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है। बट यू आर नॉट एबल टू यूज दैट सर्टिफिकेट फॉर योर ओन सेल्फ। आपको उसके नौकरी मिल सकती है, लेकिन यू वोंट बी हैप्पी विद दैट, विद दैट लाइफ, विद दैट जॉब। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमर्शन कहना भी चाह रहे हैं कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो आपकी अपनी चाहत है, जो आप करना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर उसमें बुक अप्लाई नहीं हो रहा है या आपके एक्शन में वो चीज नहीं दिख रहा है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए कहता है कि विदाउट एक्शन थॉट कैन नेवर राइपन इनटू ट्रुथ। ये जो थॉट है हमारी, जो थिंकिंग है, सपोज आपने प्लेटो को पढ़ा, सपोज आपने कांट को पढ़ा, सपोज आपने सेलिंग को पढ़ा, सपोज आपने किरकेगार्ड को पढ़ा, तो दोज थॉट्स कैन नेवर राइपन into reality, into truth, until and unless you put them into action. इसलिए वो कहता है कि लाइफ इटसेल्फ इज अ डिक्शनरी, जो जिंदगी है ना वो डिक्शनरी की तरह है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारी चीजों को ना, लाइफ एक दिन का तो है नहीं, लाइफ इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी, बट नॉलेज ओनली बिकम्स ट्रू व्हेन इट लिव्ड, और नॉलेज तभी ट्रूथ बनता है जब आप उसको लिव करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a teacher might want a child to become a lawyer or to join other professionals like doctor, लेकिन चाइल्ड की जो जीनियस है वो मे बी म्यूजिक में हो, वो मे बी गिटार बजाने में हो। तो जो ट्रू एजुकेशन है वो नर्चर करता है इनर कॉलिंग को। यू कैन नॉट इम्पोज, है ना, नॉलेज ऑन ए स्टूडेंट, यू कैन नॉट इम्पोज नॉलेज ऑन पीपल, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मुझे रोशु के एक वर्क थे एमिल करके, जहाँ पे एक छोटी सी चाइल्ड को पढ़ाने की कोशिश की गई थी कि हाउ टू
टीचर, जहाँ पे वो स्पेशली बात करते हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, किस तरह से बच्चे को पढ़ानी चाहिए। तो मे बी ही माइट हैव रेड हिम और मे बी नॉट, आई डोंट नो। फिर एजुकेशन को उसने डिस्कवरी ऑफ वन सीक्रेट बोला है कि जो एजुकेशन है, जो टीचर है, मस्ट वेट एंड सी द न्यू प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि टीचर को, जब वो टीचर उसको नरिश कर चुका होगा, बच्चे को बता चुका होगा, बच्चे के खुद के सेल्फ इंटरेस्टेड डायरेक्शन में जब उसको बढ़ाया होगा, है ना, या पढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा, तो उसके बाद टीचर का एक ही काम है कि ही मस्ट वेट एंड सी द न्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर अपने कॉज खुद ही करना शुरू कर देगा। सो ये जो नेचर का ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, वो उस बच्चे में निहित होती है, उस बच्चे में होती है, उस स्टूडेंट में होता है। एंड दैट्स हाउ अ चाइल्ड ग्रो। इसलिए कहता है कि ईच चाइल्ड इज अ न्यू पावर, अ न्यू कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड। सो एजुकेशन मस्ट डिस्कवर दैट दिस सीक्रेट, है ना कि स्टैंडर्डाइज कर दो एजुकेशन सिस्टम को कि एक ही स्कूल के अंदर सबको पढ़ाओ और एक ही डिग्री सबको दो। जैसे हम आज होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सो दैट इज व्हाट इमर्शन वाज टॉकिंग अबाउट इन द 19th सेंचुरी, है ना। इसलिए वो कहता है कि वी मस्ट एजुकेट रेवरेंटली वन बाय वन। हमें एक एक करके बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी, एक एक करके बच्चों को समझनी पड़ेगी, एक एक करके लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा उस जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। सो द गोल ऑफ एजुकेशन इज अ सोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब बच्चे के डायरेक्शन है, बच्चे जिस तरह से जाना चाहता है उस तरह से बच्चों को पुश करना चाहिए। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्न टुडे। वी हैव लर्नड जो एजुकेशन है उसके कंपोनेंट सीखे हमने, जैसे नेचर सीखा, बुक सीखा, एक्शन सीखा, टीचर का रोल देखा हमने और गोल देखा हमने। जैसे नेचर को उसने कंसीडर किया था फर्स्ट टीचर। नेचर इज द फर्स्ट टीचर क्योंकि नेचर हमसे पहले से है, नेचर इस सृष्टि की शुरुआत से है और अब तक नेचर है। तो नेचर बिकम्स द फर्स्ट टीचर एंड ही रिवील्स, नेचर जो है वो रिवील करता है द यूनिटी ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। सेल्फ और वर्ल्ड के बीच में यूनिटी होती है, सेल्फ और नेचर के वर्ल्ड में एक ट्रांसेंडेंट यूनिटी होती है ना। जैसे एग्जांपल, एक चाइल्ड जो है वो जब देखता है अपने घर के आसपास जब पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, फिर कभी पेड़ों पे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, फिर फूल निकलना शुरू हो जाता है, फिर फल निकलना शुरू हो जाता है, तो वो जो चेंजिंग सीजन है उस पेड़ के पत्तों के ऊपर या उस पेड़ के ऊपर, वो बच्चा ऑब्जर्व करता है और वो चीजों को सीखता है। तो नेचर जो है इन अ वे स्ट्रक्चर्ड है और इन अ वे गाइडिंग प्रिंसिपल के द्वारा काम करता है ना, थ्रू काम करता है। फिर दूसरा कहता है कि बुक्स, सेकंड हम बुक्स पे आते हैं जो कि अब हमारे पास्ट को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब जो इन्फ्लुएंस हुए थे पास्ट में, जो भी इन्फ्लुएंसेस थे पास्ट में, उसको उसके बारे में हमें बताता है। तो इसलिए वो कहता है कि जो बुक है इट शुड मतलब एक तरह से सिमुलेट करे हमारी क्रिएटिविटी को, ना कि हमारे इमिटेशन को। हमें इमिटेट नहीं करना है कि पास्ट ने क्या किया, हमें रटना नहीं है, या हमें ये नहीं देखना कि उसने क्या किया था मैं भी वैसा करूंगा, बल्कि हमें क्रिएटिवली उसको पढ़ना है ना। इसलिए कहते हैं कि रीडिंग लिटरेचर टू राइट ओरिजिनल रिफ्लेक्शंस। हमें लिखना चाहिए ओरिजिनल रिफ्लेक्ट, मतलब चीजों को पढ़ने के बाद ओरिजिनलिटी लेके आना चाहिए हमें। ये नहीं कि जो चीज हमने पढ़ा उसको एज इट इज उतार दिया, है ना, दूसरे की थिंकिंग को हमने लिख दिया, नो। फिर एक्शन की बात करता है, ट्रूथ, उसी ट्रूथ को, वो जो ट्रांसेंडेंट ट्रूथ है उसको प्रैक्टिस में लाने की बात करता है। तो नॉलेज बिकम्स द रियल ओनली व्हेन लिव्ड। नॉलेज तभी रियल होता है जब हम उसको सीखते हैं। हम जो भी चीजें हमने नॉलेज ली, उस नॉलेज का जब हम अप्लाई करते हैं तभी वो चीज ट्रू होता है ना। फिर वो बातें करते हैं टीचर का रोल डायरेक्ट करना नहीं है बल्कि गाइड करना है ना, ताकि चिल्ड्रन उसी पाथ में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। फिर गोल जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, इंसान खुद सीखना चाहिए, इंसान को खुद समझ आनी चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो लोगों के इनर पावर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके इनर पावर को मतलब बढ़ावा देनी चाहिए, टुवर्ड्स इनर पावर, है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।